देखिए 22 नंबर क्वेश्चन तक कल हम लोग पढ़े थे। 2016 का जो क्वेश्चन बैंक का हिस्ट्री का क्वेश्चन है उसको 22 नंबर क्वेश्चन तक कल पढ़े थे। आज हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो देखिए 23वां क्वेश्चन हमारा कहता है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह ने किया। तो इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है अकबर, और ऑप्शन बी में दिया हुआ है बाबर, और ऑप्शन सी में क्या है शाहजहां, और ऑप्शन डी में जहांगीर। तो सबसे पहले हम ऑप्शन लिखेंगे। देखिए कहता है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। 23 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में क्या है अकबर, ऑप्शन ए में है अकबर, बी में क्या है अकबर के बाद बाबर, और सी में क्या है शाहजहां, शाहजहां, और डी में क्या है जहांगीर, जहांगीर। तो क्या हो जाएगा अकबर ने क्या कहता है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तो देखिए तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, तो वो हो जाएगा अकबर। और अकबर ने तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम कब किया था, तो याद रखिएगा अकबर ने तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किया था 1604 ईस्वी में। कब 1604 ईस्वी में अकबर ने तंबाकू का सेवन किया था। और कहेगा तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लाया गया था, पुर्तगालियों द्वारा। किसके द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। और कहाँ से लाया गया था, पुर्तगाल से। तो अकबर ने तंबाकू का सेवन किया, तंबाकू का सेवन किया, तंबाकू का सेवन, तंबाकू का सेवन कब किया 1604 ईस्वी में। याद रखिएगा 1604 ईस्वी में अकबर ने तंबाकू का सेवन किया। उसके बाद बाबर, तो बाबर क्या हो जाएगा मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर, मुगल वंश का संस्थापक। याद रखिएगा मुगल वंश का संस्थापक, ये बहुत वीडियो में बताया है मुगल वंश के संस्थापक। और मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी 1526 ईस्वी में। याद रखिएगा मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद शाहजहां, तो शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास, क्या स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ, शाहजहां के समय में, जहांगीर के समय में। तो याद रखिएगा तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था कौन, जहांगीर। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया, तंबाकू पर प्रतिबंध कौन लगाया था, जहांगीर। याद रखिएगा तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया, जहांगीर। और जहांगीर के समय में याद रखिएगा चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। चित्रकला का, चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ, चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। क्या कहता है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। क्या हो जाएगा तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने किया था। कौन, अकबर ने। और अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था। याद रखिएगा अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था, जो हुमायूं का उत्तराधिकारी था। अकबर मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक था, जो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किया था 1604 ईस्वी में। कब 1604 ईस्वी में। तंबाकू का सेवन 1604 ईस्वी में अकबर ने किया था, सबसे पहले किया था अकबर। और तंबाकू पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो जहांगीर। तंबाकू पर प्रतिबंध कौन लगाया, जहांगीर। और तंबाकू का सेवन कौन किया, अकबर। दोनों में कंफ्यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर। और जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, जबकि अकबर ने तंबाकू का सेवन किया था। तो तंबाकू का सेवन 1604 ईस्वी में किया था अकबर। और तंबाकू का पौधा पुर्तगाल से लाया गया था, किसके द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा। याद रखिएगा पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू का पौधा लाया गया था। और जहांगीर के समय में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। कहेगा चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ, जहांगीर के समय में। इसीलिए मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, जहांगीर के शासनकाल को। शाहजहां, तो शाहजहां के समय में स्थापत्य कला, ये चित्रकला था, उसके बाद स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ, शाहजहां के समय में। क्या तो अकबर ने तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन किया था 1604 ईस्वी में। उसके बाद है बाबर, तो बाबर को मुगल वंश का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद किया था। तो आपसे पूछेगा मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में मुगल वंश का स्थापना हुआ था, जब 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कहेगा पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था, 1526 ईस्वी में। और किसके बीच, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें जीत किसकी हुई थी, बाबर की। किसकी, बाबर की। और इसी युद्ध को जीतने के बाद, पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। तो आपसे पूछेगा भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। और स्थापना कब हुई थी मुगल वंश की, 1526 ईस्वी में। और शाहजहां के समय में स्थापत्य
स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ था। तो आपसे पूछेगा मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? शाहजहां के समय को। उसके बाद मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? जहांगीर के शासन काल को। और जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। तो 23 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो अकबर। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 23 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया था? तो याद रखिए औरंगजेब ने अपने जीवन का जो दक्षिण भाग बिताया, अंतिम जीवन बिताया था कहाँ? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम दिन बिताया था। ठीक है, तो दक्षिण भारत में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 24 का क्या हो जाएगा? डी। याद रखिएगा 24 का सही आंसर डी हो जाएगा। औरंगजेब ने अपने जीवन का सबसे अधिक दिन कहाँ बिताया था? तो दक्षिण भारत में, और अंतिम दिन भी दक्षिण भारत में बिताया था। कहाँ? दक्षिण भारत में औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। और औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर एवं आलमगीर। जिंदा पीर एवं आलमगीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? औरंगजेब को। याद रखिएगा, ये कल वाले वीडियो में बताए थे। औरंगजेब को क्या कहा जाता है? जिंदा पीर एवं आलमगीर के नाम से जाना जाता है। किसको? औरंगजेब को। और औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम दिन कहाँ बिताया था? दक्षिण भारत में। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिए 25 क्वेश्चन हमारा ए में दिया हुआ है 1509, बी में क्या है 1526, सी में क्या है 1556 और डी में क्या है 1761। तो देखिए क्या कहता है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ए में 1509 है तो 1526। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध उसके बाद 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। तो कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। यहाँ पर बेटा 1526 में बताया है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इस युद्ध को जीतने के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर करता है। तो ठीक है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो आपसे पूछेगा पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो याद रखिएगा बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर एवं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था। आपसे भी पूछा जाएगा इब्राहिम लोदी कौन था? तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक कौन? इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। इसके बीच और बाबर के बीच पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी, जिसमें जीत किसकी हुई थी? बाबर की। किसकी जीत हुई थी? बाबर की। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई? बाबर की। और इसी युद्ध को बाबर ने जीता। उसके बाद 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना किया था बाबर। 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया। तो क्या कहता है, पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ? 1526 ईस्वी में। उसके बाद है 1556। तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा, पानीपत के 3 गो युद्ध हुआ है, याद रखिएगा। पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। और पानीपत नामक जो युद्ध भूमि है वो कहाँ है? हरियाणा में। याद रखिएगा पानीपत नामक युद्ध भूमि कहाँ है? हरियाणा में। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये भी तो पूछेगा पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। कब? 1556 ईस्वी में। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच, यानी अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। और अकबर की ओर से उस समय जो नेतृत्व किया था कौन किया था? बैरम खां, जो अकबर का संरक्षक था। तो अकबर की ओर से नेतृत्व कौन किया? बैरम खां। लेकिन हुआ किसके बीच था? तो राजा कौन था? अकबर। तो नाम किसका होगा? और राजा का होगा। तो उस समय जो राजा था अकबर था। तो अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था कब? 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। उसके बाद 1761। तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कहेगा पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 ईस्वी में। याद रखिएगा पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच? अफगानों एवं मराठों के बीच। किसके बीच? अफगानों एवं मराठों के बीच। तो याद रखिएगा उसमें जो अफगान सेना का नेतृत्व किया था
पानीपत के तीसरा युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व कौन किया था? अहमद शाह अब्दाली। याद रखिएगा, पानीपत के तीसरा युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व कौन किया? अहमद शाह अब्दाली। और कहेगा पानीपत का तीसरा युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व कौन किया? तो सदाशिवराव भाऊ। कौन? सदाशिवराव भाऊ। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है पानीपत के तीसरी लड़ाई में अफगान सेना का नेतृत्व कौन किया? अहमद शाह अब्दाली। और कहेगा पानीपत के तीसरी लड़ाई में मराठा सेना का नेतृत्व कौन किया? तो सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ मराठा शासक था और अफगान शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली। और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ कब था? 1761 ईस्वी में। तो किसी को कोई दिक्कत है पानीपत के युद्ध में? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में किसके बीच? बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। याद रखिएगा, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। उसके बाद 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब? 1556 में। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। याद रखिएगा, अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच। और हेमू कौन था? तो हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य कहते हैं। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। आपसे पूछेगा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम शासक कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? तो अफगानों एवं मराठों के बीच। अफगानों एवं मराठों, अफगानों एवं मराठों के बीच। याद रखिएगा, अफगानों एवं मराठों के बीच हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? अफगानों एवं मराठों के बीच। और सब में जीत किसकी हुई थी? तो विदेशियों की। पहला बाबर जीता। पहला युद्ध पानीपत का पहला युद्ध किसने जीता? बाबर। और पानीपत का दूसरा युद्ध किसने जीता? अकबर। अकबर ने जीता पानीपत का दूसरा युद्ध। उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध अफगानों ने जीता, यानी अहमद शाह अब्दाली। अफगान सेना का नेतृत्व कौन करता था? अहमद शाह अब्दाली। और मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया था। तो अफगान सेना की जीत हुई थी पानीपत के तीसरा युद्ध में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। और पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। याद रखिएगा। और पानीपत नामक युद्ध भूमि है वह किस राज्य में? हरियाणा में। किस राज्य में? हरियाणा में। तो वही कहता है 25 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? 1526 में। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 25 का। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 26 के क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में 1902, बी में 1906, सी में क्या है? 1907 और डी में क्या है? 1919। तो क्या हो जाएगा? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में हुई थी। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? ढाका में। ढाका, ढाका का है? बांग्लादेश की भी राजधानी है ढाका, बांग्लादेश में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका किस देश का शहर है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो आपसे पूछेगा मुस्लिम लीग के संस्थापक। तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? मुस्लिम लीग के संस्थापक, मुस्लिम लीग के संस्थापक, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा, मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वो हो जाएंगे आगा खां और समीउल्लाह खां। आगा खां और समीउल्लाह खां। क्या हो जाएगा? समीउल्लाह खां। देखिए, क्या मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? आगा खां और समीउल्लाह खां, ये दोनों मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना किए थे। कब? 1906 में। कब? 1906 में। तो आपसे पूछेगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। याद रखेगा। और बांग्लादेश किससे अलग हुआ है? तो पाकिस्तान से। और पाकिस्तान किससे अलग हुआ है? भारत से। तो क्या कहता है? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ। और इसके संस्थापक कौन थे? तो आगा खां और समीउल्लाह खां। कहेगा मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? आगा खां एवं समीउल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। याद रखेगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ। 1907 में कह रहा था कांग्रेस का प्रथम विभाजन। 1907 में क्या हो जाएगा? कांग्रेस का प्रथम विभाजन। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का प्रथम विभाजन, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 में। और 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। वो किस शहर कहाँ हुआ था? सूरत में। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में। याद रखिएगा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन पूछेगा कब हुआ था? 1907 में। और कहेगा
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1969 में। और क्या कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में हुआ था। कब? 1907 में। और सूरत अधिवेशन में 1907 में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद 1919, तो 1919 में क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट आया, लॉर्ड मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया। तो याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड इंपोर्टेंट है। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड। आपसे पूछेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। और कहेगा रॉलेट एक्ट भारत कब आया? 1919 में। रॉलेट एक्ट भारत आया 1919 में। लॉर्ड मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया? 1919 में। कहेगा माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया? 1919 में। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919 में। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून। कहेगा काला कानून किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। और कहेगा बिना वकील, बिना दलील एवं बिना अपील का कानून किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। याद रखिएगा, बिना वकील, बिना दलील एवं बिना अपील का कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। और रॉलेट एक्ट भारत आया कब था? 1919 में। 1907 में क्या हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन। कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में, वह अधिवेशन क्या हुआ था? सूरत में। सूरत में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में, याद रखेगा। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। तो यह क्वेश्चन कहता है 26 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। और मुस्लिम लीग के संस्थापक पूछेगा तो याद रखेगा आगा खां और समीउल्लाह खां। कौन? आगा खां एवं समीउल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक थे, याद रखेगा। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 27 का जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1600 ईस्वी, 1600 एडी, 1600 एडी दिया हुआ है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। किसके घोषणा पत्र द्वारा? तो याद रखिएगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम के घोषणा पत्र द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। किसके घोषणा पत्र द्वारा? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के घोषणा पत्र द्वारा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के घोषणा पत्र द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब? 1600 एडी में। तो याद रखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग 28 नंबर से पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लिया वीडियो चालू हो गई। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा 27 नंबर तक कर लिए। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है 1920 में कौन आंदोलन हुआ था? तो 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? सबसे पहले हम यहाँ आंदोलन लिखेंगे। 28 का ऑप्शन ए में दिया हुआ है खिलाफत आंदोलन। 28 का ए में क्या है? खिलाफत, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। और बी में क्या है? असहयोग, असहयोग, असहयोग। और सी में क्या है? सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा। और डी में है भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। तो देखिए भारत छोड़ो। तो सबसे पहले खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? बोले खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। 1918 में खिलाफत आंदोलन 1918 में, याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन 1918। असहयोग आंदोलन 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। भारत छोड़ो 1942। 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो क्या कहता है 28 नंबर क्वेश्चन? 1920 में कौन आंदोलन हुआ? तो 1920 में कौन आंदोलन हुआ था? देखिए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। कब हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 में। और 1918 में कौन सा आंदोलन हुआ? खिलाफत आंदोलन। और खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ था? याद रखिएगा खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में हुआ था। खेड़ा किसान आंदोलन और खिलाफत आंदोलन 1918 में। खेड़ा किसान आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन 1918 में हुआ था। उसके बाद कहेगा असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। याद रखेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। याद रखेगा भारत छोड़ो आंदोलन
1942 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उस समय भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? आपसे ये पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन से नारा दिए थे। ये कंपटीशन के एग्जाम में भी बार बार पूछा जा चुका है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा कौन दिया? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और कहेगा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो प्रस्ताव भी पारित किया गया 1942 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टेस्ट में भी उस दिन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1942 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो का नारा, क्या भारत छोड़ो का नारा कौन दिया था? तो यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली, यूसुफ मेहर अली, याद रखिएगा। भारत छोड़ो का नारा कौन दिया? यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो का नारा कौन दिया? यूसुफ मेहर अली। और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? तो महात्मा गांधी। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा कौन दिए? महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी। और भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। कौन? यूसुफ मेहर अली ने। याद रखेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कतेगा लेकर कंफ्यूज हो जाता है कि भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नहीं, भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। कौन? यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। और सीधे पूछेगा भारत छोड़ो का नारा कौन दिया? तो यूसुफ मेहर अली। कौन? यूसुफ मेहर अली, याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा? 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में, याद रखेगा। तो क्या कहता है 28 नंबर क्वेश्चन, 1920 में कौन आंदोलन हुआ? असहयोग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 29वां क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है डांडी किस राज्य में है? तो डांडी किस राज्य में, याद रखिएगा, आपसे जब पूछा जाता है, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कहता है डांडी किस राज्य में, तो याद रखिएगा डांडी जो है गुजरात में। हम यहाँ लिख देते हैं डांडी किस राज्य में है? डांडी गुजरात में। डांडी कहाँ है? गुजरात में। आपसे पूछेगा सौराष्ट्र, ये भी पूछा जाता है सौराष्ट्र कहाँ है? जो अभी चर्चा में सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात। कहेगा विदर्भ। विदर्भ, विदर्भ कहाँ है? विदर्भ महाराष्ट्र। विदर्भ महाराष्ट्र में। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड कहाँ है? उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड, बुंदेलखंड कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड। ये सब अभी चर्चा में आपसे ज्यादा बात पूछेगा सौराष्ट्र, क्या कहते हैं, पॉलिटी में ये पूछेगा सौराष्ट्र एवं विदर्भ। और हिस्ट्री में पूछ देगा दांडी। तो दांडी किस राज्य में है? दांडी गुजरात में। दांडी कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा। दांडी किस राज्य में? गुजरात में। हिस्ट्री में आपसे ये पूछेगा दांडी किस राज्य में? गुजरात में। और पॉलिटिकल साइंस में पूछेगा सौराष्ट्र किस राज्य में? गुजरात में, याद रखेगा। पॉलिटी में पूछ देगा सौराष्ट्र, विदर्भ, ये सब कहाँ है? तो विदर्भ हो जाएगा महाराष्ट्र में और सौराष्ट्र गुजरात में। विदर्भ कहाँ है? महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र गुजरात में। विदर्भ कहाँ है? महाराष्ट्र में और सौराष्ट्र गुजरात में। और ये भी बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। विदर्भ कहाँ है? महाराष्ट्र में। सौराष्ट्र कहाँ है? गुजरात में। दांडी गुजरात में। तो 29 नंबर क्वेश्चन का था दांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, बी में बिहार और सी में गुजरात। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। याद रखिएगा 29 का सही आंसर सी हो जाएगा। दांडी किस राज्य में? गुजरात में, याद रखिएगा। दांडी किस राज्य में? गुजरात में। 29 का सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद है 1930 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पूना समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा पूना समझौता कब हुआ? 1932 में हुआ था। तो 30 का आंसर लिखते हैं हम लोग ऑप्शन। 30 का ए में क्या है? 1932। सी में क्या है? 1934। और डी में क्या है? 1939। और सी में बी होगा ये। बी में क्या है? 1934। सी में क्या है? 1939। और डी में 1942। डी में क्या है? 1942। तो 1932 में क्या हुआ था? पूना समझौता। पूना समझौता।
पूना समझौता कब हुआ? 1932 में। याद रखिएगा पूना समझौता 1932 में। और 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। क्या कहेगा? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट भाई सोशलिस्ट किसे लिखा थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1934 में। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी कब? 1942 में क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास किया गया। भारत छोड़ो, वहाँ भारत छोड़ो आंदोलन लिखे हैं, 1942 में हुआ था, यहाँ लिख देते भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ कब? 1942 में, 8 अगस्त 1942 को। तो देखिए क्या कहता है, पूना समझौता कब हुआ? पूना समझौता जो हुआ था 1932 में। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में, महात्मा गांधी एवं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच। किसके बीच? आपसे पूछेगा, महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच। कहिएगा पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो 1932 में हुआ था पूना समझौता। और किसके बीच हुआ था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और उसके बाद क्या कहते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच, महात्मा गांधी एवं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ? 1932 में। 1934 में किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1934 में। ये पूछा जाता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1934 में। याद रखिएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब? 1934 में। और 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस। 1939 में। आपसे पूछेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। ये सब कुछ पार्टी इसको जान लीजिए। सबसे पहले क्या है? कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? कांग्रेस की स्थापना 1885। कांग्रेस के बाद पूछेगा मुस्लिम लीग, ये सब दो चार को इसको याद रखिएगा। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906। कहेगा हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? तो हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915। और कहेगा क्या कहते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। सबसे पहले पूछेगा कांग्रेस की स्थापना कब? 1885 में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक एवो ह्यूम, कौन? एवो ह्यूम, एलेन आक्ट्रोबियन ह्यूम। कौन? एलेन आक्ट्रोबियन ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे एवं कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? एलेन आक्ट्रोबियन ह्यूम। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे आगा खां समीउल्लाह खां। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका, बांग्लादेश में। जबकि कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ, बांग्लादेश में। इसके संस्थापक थे कौन? आगा खां एवं समीउल्लाह खां। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? 1915 में। कब? हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुआ। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था कब? 1939 में। कांग्रेस पार्टी से अलग होकर, कांग्रेस पार्टी से अलग कब हुए थे सुभाष चंद्र बोस? 1939 में, जब त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था। क्या कहते हैं? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा कहेगा त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा क्या पूछा जाता है 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। और उसी अध्यक्षता के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी से अलग हो गया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन की? सुभाष चंद्र बोस। कब? 1939 में। और पूछेगा हिंदू महासभा का गठन कब हुआ? 1915 में। कब? 1915 में। इसको याद रखिएगा। तो कहता है पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में। पूना समझौता 1932 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। कब? 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना और 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। क्या गया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कब किया गया? 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब था? 1942 में। कब हुआ था? 1942 में। प्रस्ताव का पारित किया गया 1942 में। तो इसको याद रखेगा। 30 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 30 का क्वेश्चन कहता है क्या कहता है पुनः समझौता कब हुआ? 1932 में। कब? 1932 में। तो 30 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए अब 31 नंबर, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद 31 नंबर सुन लीजिए। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है। 31 है कि 30 है? हाँ 31 है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है कौन? गांधी जी। गांधी जी ऑप्शन ए में है गांधी जी। बी में क्या है? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। और सी में क्या है? सी में जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और डी में सुभाष चंद्र बोस। और डी में क्या है? सुभाष चंद्र बोस। याद रखेगा सुभाष चंद्र बोस। देखिए तो महात्मा गांधी ने किसका नारा दिया? करो या मरो। करो या मरो का नारा कौन दिए? महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है। आराम हराम है। आराम हराम है। आराम हराम है कौन गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा। दिल्ली चलो। उसके बाद जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। याद रखेगा दिल्ली चलो। तो क्या कहता है? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा जाता है? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। और फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। तो आपसे पूछेगा फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कब किए थे स्थापना? 1939 में। और नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। और याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहने वाले व्यक्ति कौन थे? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहे थे। नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कौन कहे थे? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का था एडोल्फ हिटलर, जिसने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा। नेताजी कहा था कौन? हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या नारा दिए थे? आराम हराम है। आपसे पूछेगा आराम हराम है किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पूर्ण स्वराज्य। पूर्ण स्वराज्य का नारा कौन दिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो का नारा कौन? गांधी जी। करो या मरो का नारा कौन दिए थे? गांधी जी। याद रखिएगा करो या मरो का नारा गांधी जी। आपसे पूछेगा करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन दिए? गांधी जी। उसके बाद आराम हराम है पूर्ण स्वराज्य, इसका नारा कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? चाचा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहा जाता है? चाचा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं प्रथम विदेश मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं प्रथम विदेश मंत्री थे। और प्रधानमंत्री पद पर अब तक सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा था। क्या 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक? डेट सही है ना? हाँ डेट सही है। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। जब 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और बने कब थे? 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। देश के प्रथम राष्ट्रपति। देश के प्रथम राष्ट्रपति। देश के प्रथम राष्ट्रपति। याद रखिएगा देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा। और कहेगा राष्ट्रपति पद पर अब तक सबसे लंबा कार्यकाल किनका है? राजेंद्र प्रसाद का। किनका है? राजेंद्र प्रसाद का। याद रखिएगा राष्ट्रपति पद पर सबसे लंबा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का है। कब से कब तक? 1950 से 1962। 1950 से 1962 तक राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल है राष्ट्रपति पद पर। लगभग 12 वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर ये कार्यरत थे।
उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो चाचा कहा जाता है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, बता दिए। तो क्या कहता है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। यानी 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 31 का डी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, काला कानून किसको कहा जाता है? तो काला कानून किसको कहा जाता है? अब ये बोले हैं काला कानून किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। रॉलेट एक्ट भारत कब आया? 1919 में। काला कानून क्या कहता है? 32 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में क्या है? काला कानून किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। बी में क्या है? बी में जो दिया हुआ है रॉलेट एक्ट के बाद इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल। सी में क्या है? वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच। और डी में क्या है? डी में जो दिया हुआ है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन। तो देखिए क्या कहता है, काला कानून किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून। काला कानून किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। और काला कानून जो ये आया था कब? 1919 में। 1919 में रॉलेट एक्ट भारत आया था। बंगाल विभाजन, तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बताओ। बंगाल विभाजन की घोषणा 1905। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। किसने किया था बंगाल विभाजन की घोषणा? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कौन किया था? लॉर्ड कर्जन। तो आपसे पूछेगा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905 में। कब? 1905 में। और बंगाल विभाजन की घोषणा को रद्द कब कर दिया गया? 1911 में। कहेगा रद्द कब कर दिया गया? घोषणा हुआ था 1905 में, और कहेगा रद्द कर दिया गया। रद्द कब हुआ था? 1911 में। याद रखेगा रद्द हुआ था 1911 में। कब? कहेगा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? 1905 में। कब? 1905 में। और इसके घोषणा कौन किया? लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की है। उसके बाद बंगाल विभाजन की घोषणा रद्द कब हो गई थी? 1911 में। कब घोषणा रद्द हो गई थी? 1911 में। और रॉलेट एक्ट भारत कब आया था? काला कानून। काला कानून किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। याद रखिएगा काला कानून किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। और रॉलेट एक्ट भारत कब आया? 1919 में। कब? 1919 में। याद रखिएगा रॉलेट एक्ट जो भारत आया था कब आया था? 1919 ईस्वी में। और रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछेगा ना कि रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी रॉलेट। कौन? सर सिडनी रॉलेट ने रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष थे। और इसकी अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट कानून पारित हुआ था। क्या रॉलेट एक्ट कानून किसकी अध्यक्षता में पारित हुआ था? याद रखिएगा अध्यक्ष। रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी। सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे। कहेगा रॉलेट एक्ट के अध्यक्षता कौन किए थे? सर सिडनी रॉलेट। और रॉलेट एक्ट का जो गठन हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वह किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर? आपसे ये भी तो पूछेगा ना कि रॉलेट एक्ट की जो क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट का गठन किस समिति के आधार पर हुआ था? तो याद रखेगा सेडिशन समिति। कौन सा समिति था? सेडिशन समिति। और उस सेडिशन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी रॉलेट। सेडिशन समिति के अध्यक्ष कौन? सर सिडनी रॉलेट। रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष कौन? सर सिडनी रॉलेट। इसको याद रखेगा रॉलेट एक्ट के अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट और सेडिशन समिति के अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट। ठीक है, इसको याद रखेगा। और किसके अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। ठीक है। और रॉलेट एक्ट भारत कब आया? 1919 में। कब? 1919 में रॉलेट एक्ट भारत आया था, 1919 में। और रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून। कहेगा काला कानून किसको कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। बिना वकील, बिना दलील एवं बिना अपील का कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। तो क्या कहता है 32 नंबर क्वेश्चन, काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा 32 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? 33 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है 33 का ए में क्या दिया हुआ है? 1920। 1920। बी में क्या दिया हुआ है? 33 का ए 1920। बी में दिया हुआ है 1930। अभी बताया सब आंदोलन। कौन आंदोलन कब हुआ था? 1935।
और डी में क्या है 1942। क्या है 1942। देखिए 1920 में कौन आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920। 1930 में कौन सा आंदोलन हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। और 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन। देखो क्या कहता है 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन। कहेगा असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। कब? 1920 में। क्या क्या ऑप्शन दिया है? और क्या कहता है भारत छोड़ो आंदोलन किस हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में। 33 का सही आंसर डी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, समझ लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और 1935 में जो हुआ था 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, उसी के तहत भारत में संघीय व्यवस्था की स्थापना की गई थी। भारत में संघीय व्यवस्था की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम, याद रखिएगा। तो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया था, जिसके तहत भारत में संघीय व्यवस्था की स्थापना की बात कही गई। ठीक है, 1935 में। 1935 के भारत शासन अधिनियम का। तो 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। याद रखिएगा 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 33 देखिए क्या कहता है 33 का डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? 34 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए में क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और बी में क्या है? बी में जो दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन। क्या है? लॉर्ड कर्जन। और सी में क्या है? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। उसके बाद है डी में क्या है? डी में जो दिया हुआ है बी आर अम्बेडकर। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है डी में। तो लॉर्ड माउंटबेटन प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा किया। बंगाल विभाजन की घोषणा। बंगाल विभाजन की घोषणा। बंगाल विभाजन की घोषणा कौन किया था? लॉर्ड कर्जन 1905 में किया था। सी राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल। अंतिम गवर्नर जनरल। अंतिम गवर्नर जनरल, याद रखिएगा अंतिम गवर्नर जनरल। देखिए क्या कहता है? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और इनके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया सी राजगोपालाचारी के बाद। याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अंतिम गवर्नर जनरल। और पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और इसी में पूछता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय लगा देता तो सी राजगोपालाचारी हो जाता। यानी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और कहेगा प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन। और कहेगा प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कंफ्यूज नहीं होना। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन?
सी राजगोपालाचार्य, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, और इनके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा, कहेगा किनके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया भारत में, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के बाद, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन ऑप्शन में दिया था, लॉर्ड कर्जन क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा किए थे। कहेगा बंगाल विभाजन की घोषणा किस गवर्नर जनरल ने किया, तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने किया, लॉर्ड कर्जन। और कब किया था, 1905। कब किया था, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा किया। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। यानी 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल से चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो 34 तक किसी को कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए 34 नंबर तक क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे पहले ये जानिए प्रारूप समिति क्या था। तो संविधान बनाने वाली सबसे प्रमुख समिति क्या है, तो कौन समिति हो जाएगा, संविधान बनाने वाली सबसे प्रमुख समिति में बात किया जाए तो वो था प्रारूप समिति। संविधान बनाने वाली सबसे प्रमुख समिति प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। इसमें किसी को कोई दिक्कत है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को। और प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपना जो रिपोर्ट दिया था, कब दिया था, प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपना रिपोर्ट कब दिया था, 21 फरवरी 1948। 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को रिपोर्ट दिया था प्रारूप समिति ने। तो हम लोग पहले ऑप्शन लिखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का था संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए 35 का क्वेश्चन के ए में दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद बी में क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू। JL नेहरू सीधे लिख देते हैं, JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू। और सी में क्या दिया हुआ है, सरदार पटेल। और जो डी में दिया हुआ है BR अम्बेडकर। तो देखिए क्या कहता है, संविधान बनाने वाली संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। याद रखिएगा, पहले राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे, तो राष्ट्रीय ध्वज समिति के, राष्ट्रीय ध्वज समिति यानी संचालन समिति का। ये सबसे पहले संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अध्यक्ष थे वो किसके अध्यक्ष थे, तो क्या कहते हैं, संघीय संविधान समिति या संघ शक्ति समिति थे। संघ शक्ति समिति प्रमुख समिति से बात की सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति अम्बेडकर साहब किसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति। देखिए क्या कहता है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को। इसने अपना रिपोर्ट संविधान सभा को दिया 21 फरवरी 1948 को। इसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित इसमें 7 सदस्य थे, याद रखेगा। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहेगा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कहेगा संघीय संविधान समिति या संघ शक्ति समिति के, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। या संघ की बात हो रही है, केंद्र की बात है, यहाँ प्रांत, जैसे बिहार एक प्रांत है वैसे ही प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष JL नेहरू। कहेगा संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कहेगा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति एवं संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे।
एवं राष्ट्रीय ध्वज समिति यानी राष्ट्र ध्वज संबंधित आधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कानून मंत्री थे। तो क्या कहता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 35 का सही आंसर डी हो जाएगा। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जे.एल. नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, ठीक है। प्रांतीय संविधान और संघ शक्ति समिति यानी संघीय संविधान समिति में किसी को कंफ्यूज नहीं होना है। संघीय संविधान कहेगा तो जे.एल. नेहरू क्योंकि प्रधानमंत्री थे। और प्रांतीय संविधान कहेगा तो सरदार पटेल, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। अब देखिए बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 1917 में। याद रखिएगा बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था कब? 1917 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 36 का ए में दिया हुआ है 1905, बी में क्या दिया हुआ है 1912, सी में 1917 और डी में 1925। 1917 डी में 1925, डी में 1925। देखिए क्या कहता है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह बिहार में। 1925 में क्या हुआ था? 1925 में याद रखिएगा कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सरोजिनी नायडू। तब से ऐसे पूछेगा भारत क्या कहते हैं कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी। वो कब बनी थी? 1925 में। 1925 में कहाँ अधिवेशन हुआ था? कानपुर में। कहाँ? कानपुर में। याद रखेगा। और क्या कहता है 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो 36 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 36 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? क्या संथाल विद्रोह का नेता कौन था? ये पूछ रहा है। तो क्या कहता है 37 नंबर क्वेश्चन है। ए में क्या दिया हुआ है? सिद्धू। सिद्धू ए में दिया हुआ है। बी में क्या है? बी में दिया हुआ है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। देखिए क्या कहता है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता उस दिन बताए थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू एवं कान्हू। इसमें कान्हू भी जोड़ दिए। सिद्धू एवं कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। आपसे पूछेगा संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू एवं कान्हू। और ये विद्रोह हुआ कब था? 1855-56 में। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। कब? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। बिरसा मुंडा। तो ये मुंडा विद्रोह के नेता थे। किस विद्रोह के? मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। और ये हुआ कब था? 1899 से 1900। याद रखिएगा 1899 से 1900 ईस्वी तक मुंडा विद्रोह हुआ था। 1899 से लेकर 1900 ईस्वी तक मुंडा विद्रोह हुआ था। और इसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह के नेता कौन? बिरसा मुंडा। और कहेगा संथाल विद्रोह के नेता कौन? सिद्धू एवं कान्हू। सबसे अधिक बार यही पूछा जाता है संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 37 का ए हो जाएगा सही, सिद्धू। और संथाल विद्रोह हुआ कब था? 1855-56 में। तो संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू। तो 37 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? 38 नंबर क्वेश्चन है। ए में दिया हुआ है बंगाल। बंगाल। बी में क्या दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है पंजाब। और सी में क्या है? बम्बई। और बम्बई। और डी में इनमें से कोई नहीं। तो डी में क्या नहीं लिखे? डी में क्या है? इनमें से सभी। इनमें से सभी है। तो क्या कहता है अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? तो याद रखिएगा अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। और बम्बई में कहेगा तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बम्बई में। उसके बाद पंजाब में क्या लागू हुआ था? तो महालवाड़ी। 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 महालवाड़ी व्यवस्था।
महालवाड़ी व्यवस्था। तो क्या कहता है अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 38 का सही आंसर ये हो जाएगा, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में कब? 1793 में। 1793 में। और किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। और याद रखिएगा कॉर्नवालिस कोड जो बना था कब बना था? आपसे पूछा जाता है कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1793 में। कब? 1793 में कॉर्नवालिस कोड बना था। और महलवाड़ी व्यवस्था, तो याद रखिएगा महलवाड़ी व्यवस्था पंजाब में, मद्रास में, पंजाब में लागू किया गया था। तो महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? मार्टिन बर्ड। महलवाड़ी व्यवस्था कब लागू किया गया? 1822। याद रखिएगा 1822 में महलवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792 में रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1792 में। याद रखिएगा 1792 में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। और बम्बई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था? बम्बई में। पंजाब में कौन सा? महलवाड़ी व्यवस्था। कब? 1822 में। तो आपसे पूछेगा अस्थायी बंदोबस्त के जनक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कहेगा महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? तो मार्टिन बर्ड। कौन? मार्टिन बर्ड। कहेगा रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? कैप्टन रीड एवं क्या कहते हैं? कैप्टन रीड एवं मुनरो। मुनरो एवं कैप्टन रीड रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। कौन? रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कैप्टन रीड एवं मुनरो थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक। लेकिन आपसे इसमें एक लोचा है, महलवाड़ी व्यवस्था के जनक पूछेगा तो क्या हो जाएगा? मार्टिन बर्ड। और महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किसके द्वारा किया गया? तो याद रखेगा महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। और महलवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन थे? तो क्या कहते हैं? मार्टिन बर्ड। और इस सब का जो जनक है वही लागू किया गया था। जैसे अस्थायी बंदोबस्त के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने ही लागू किया था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कैप्टन रीड एवं मुनरो थे, इन्होंने ही लागू किया था बम्बई में। उसके बाद पंजाब में महलवाड़ी व्यवस्था के जनक थे मार्टिन बर्ड, लेकिन लागू किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। और ये वही लॉर्ड वेलेस्ली है जिसने सहायक संधि की नीति अपनाई थी। क्या सहायक संधि की नीति कौन अपनाया था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि की नीति शुरू किया था। और लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा ही महलवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था, लागू किया गया था। शुरू नहीं किया गया था, लागू किया गया था। तो 38 का सही आंसर ए हो जाएगा। 38 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कि क्या कहता है? अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? बंगाल में। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में 39 के बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ए में दिया हुआ है पीर अली। क्या है? पीर अली। बी में क्या है? कुंवर सिंह। बी में है कुंवर सिंह। बी में क्या है? कुंवर सिंह। याद रखिएगा बी में कुंवर सिंह। और सी में क्या है? दिलीप सिंह। डी में बाजी राठौर। देखिए क्या कहता है? बिहार में जो किया था, बिहार में 1857 का क्रांति का नेतृत्व पीर अली कहाँ से किया था? पटना से। याद रखिएगा पटना से। कहेगा पटना से कौन नेतृत्व किया? पीर अली। कुंवर सिंह बिहार। बिहार जगदीशपुर। बिहार आरा जगदीशपुर में। आरा और आरा जगदीशपुर के आरा से जगदीशपुर। देखिए क्या कहता है? बिहार में 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन किया? कुंवर सिंह। 39 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार में 1857 के क्रांति का जो नेतृत्व किया था कौन किया था? कुंवर सिंह। याद रखिएगा बिहार में 1857 का क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। और कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर क्या है? कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के। और ये जगदीशपुर कहाँ है? आरा में। आरा जिला के जगदीशपुर के जमींदार थे। और ये बिहार में है। बिहार में तो बिहार से नेतृत्व कौन किया? कुंवर सिंह। और क्या है? स्पेशल पटना से कौन नेतृत्व किया था? पटना से। ये तो जगदीशपुर आरा से नेतृत्व किए थे। और पटना से, तो पटना से जो नेतृत्व किए थे पीर अली। कौन? पीर अली। याद रखेगा पटना से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया? पीर अली। कौन? पीर अली। और बिहार से वीर कुंवर सिंह। और वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के। तो 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है भारतीय जनता में। किसमें? भारतीय जनता में। लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है भारतीय जनता, तो क्या हो जाएगा? संविधान में। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जो निहित है भारतीय जनता में, लेकिन ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या कहिएगा? संविधान में। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 40 का ए में क्या है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। बी में क्या है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। और सी में क्या है? न्यायपालिका। 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 और डी में क्या है? संविधान।
संविधान। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभुता निहित है किसमें निहित है? संविधान में। किसमें? संविधान में। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता संविधान में निहित है। और राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं। और संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य के अध्यक्ष होते हैं। यानी राज्य कहने का मतलब यहाँ राष्ट्र का बात होता है। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्य के अध्यक्ष होते हैं, जबकि शासन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में क्या? संसदीय शासन प्रणाली में राज्य के अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति। संसदीय शासन प्रणाली में शासन के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। याद रखिएगा। और क्या कहता है? कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख कौन? राष्ट्रपति। और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, ठीक है। और न्यायपालिका, तो न्यायपालिका क्या है? हमारे भारत में न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। क्या? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, जिसके शीर्ष पर कौन है? न्यायपालिका में सबसे शीर्ष पर, सबसे ऊपर कौन न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश में सबसे शीर्ष पर है। और सर्वोच्च न्यायालय सबसे शीर्ष पर है। और उसके बाद कौन है? राज्यों के उच्च न्यायालय। राज्यों के उच्च न्यायालय, तो अभी कितने राज्य में उच्च न्यायालय? 25 को। सीधे क्या आइएगा, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। याद रखिएगा। और सबसे शीर्ष पर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। और उसके बाद क्या? राज्यों के उच्च न्यायालय। और उसके बाद जिला न्यायालय। राज्यों के उच्च न्यायालय के बाद कौन हो जाएगा? जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय उसको कहिए। और भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें नहीं है? संविधान में। और संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा। और संसदीय शासन प्रणाली भारत में कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। याद रखिएगा। तो भारत में कौन सी शासन प्रणाली? संसदीय शासन प्रणाली। और अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली, क्योंकि वहाँ राज्य के अध्यक्ष एवं शासन के अध्यक्ष दोनों के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। जबकि यहाँ राज्य के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं, जबकि शासन के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज वाली क्लास समझ में आई होगी। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है संविधान है, भारतीय संविधान में, ठीक है। 40 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।